नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्रक योजना यानी CSS की निधियों को प्रत्यक्ष रूप से जारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। विश्व बैंक समूह द्वारा स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 रिपोर्ट जारी की गई। केंद्र सरकार ने वन अधिकार अधिनियम यानी FRA के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए FRA प्रकोष्ठों यानी FRA सेल्स को मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टैक को मजबूत करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। रियासी जम्मू कश्मीर में वनाग्नि की भीषण घटना घटी। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार युवाओं में बुजुर्गों के प्रति सम्मान है, लेकिन वे उनसे खुद को जोड़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्रक योजना यानी CSS की निधियों को प्रत्यक्ष रूप से जारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं यानी CSS पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और कार्यान्वित की जाती हैं। इनमें संविधान की संघ सूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित योजनाएं शामिल होती हैं। चलिए खबर में सबसे पहले केंद्र सरकार के मुख्य दिशा निर्देशों पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रत्येक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग एक एजेंसी को केंद्रीय नोडल एजेंसी यानी CNA के रूप में नियुक्त करेगा। यह एजेंसी योजना को कार्यान्वित करेगी। इन एजेंसियों में स्वायत्त संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या राज्य एजेंसियां शामिल होंगी। दूसरा, बजट निर्धारण और बचत। संबंधित मंत्रालयों को अपनी योजनाओं के बजट का यथार्थवादी तरीके से आकलन करना होगा। विशेष रूप से वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक योजना के तहत किसी भी संभावित बचत या अनुप्रयुक्त राशि की जानकारी देनी होगी। आपको बता दें कि वित्त वर्ष के अंत तक किसी योजना के तहत अप्रयुक्त राशि समाप्त यानी लैप्स मानी जाएगी और उसे अगले वर्ष के आवंटन में नहीं जोड़ा जा सकेगा। इनके अलावा है जस्ट इन टाइम फंड रिलीज के तहत फंड केवल आवश्यकता पड़ने पर ही जारी किया जाएगा। साथ ही एक बार में अधिकतम 25% फंड ही जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि अगली किश्त तभी जारी की जाएगी जब पहले दिए गए फंड का 75% उपयोग हो चुका हो और निर्धारित शर्तें पूरी की गई हों। इसी के साथ आइए इन दिशा निर्देशों का महत्व भी देख लेते हैं। फंड का प्रभावी उपयोग यानी एक बार में केवल 25% फंड जारी करने और इस जारी फंड के 75% उपयोग की शर्त यह सुनिश्चित करेगी कि फंड का वास्तविक उपयोग हो, न कि केवल उसे जमा रखा जाए। तथा जवाबदेही बढ़ाना। नया फंड जारी करने से पहले पूर्व में जारी फंड के समुचित उपयोग की शर्त वास्तव में कार्यान्वयन एजेंसियों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करेगी। चलिए अगली खबर पर बढ़ने से पहले केंद्रीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए गए अन्य उपाय भी समझ लेते हैं। सबसे पहले लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली यानी PFMS का उपयोग अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य जारी फंड की निगरानी करना और रियल टाइम आधार पर ट्रैकिंग करना तथा अप्रयुक्त राशि पर नियंत्रण रखना है। दूसरा, सनसेट क्लॉज का प्रावधान। 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी योजनाओं के लिए सनसेट क्लॉज और योजना के आउटकम की समीक्षा अनिवार्य कर दी थी। आपको बता दें कि इन प्रावधानों का उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन को केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय संसाधनों के चक्र के अनुरूप रखना है। इन योजनाओं की अवधि वित्त आयोग के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाती है। और आखिर में गैर सरकारी विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर बिल। संसद में सरकारी विधायी प्रस्ताव और योजनाएं प्रभाव विश्लेषण एवं कार्यान्वयन पश्चात मूल्यांकन विधेयक 2022 प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य विधायी व नीति निर्माण प्रक्रिया में जवाबदेही एवं संसद द्वारा निगरानी सुनिश्चित करना तथा केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय को और अधिक प्रभावी बनाना है। विश्व बैंक समूह द्वारा स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशनल कार्बन प्राइसिंग यानी CP साधनों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। यह संख्या 2005 में 5 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 80 हो गई है। भारत, ब्राजील और तुर्की इन्हें सक्रिय रूप से विकसित कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले रिपोर्ट में प्रकाशित मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। कार्बन प्राइसिंग वैश्विक ग्रीन हाउस गैस यानी GHG उत्सर्जन का लगभग 28% कवर करता है। इसमें 43 कार्बन टैक्स और 37 उत्सर्जन व्यापार प्रणालियां यानी ETS शामिल है। राजस्व सृजन को देखें तो वैश्विक स्तर पर 2024 में उत्सर्जन व्यापार प्रणालियों और कार्बन टैक्स से सार्वजनिक बजट के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की कमाई हुई थी। बात करें क्षेत्रकवार कवरेज की तो विद्युत क्षेत्रक के बाद उद्योग क्षेत्रक में सबसे अधिक कवरेज है। कृषि और अपशिष्ट पर अभी भी काफी हद तक ध्यान नहीं दिया गया है।
और आखिर में है कार्बन क्रेडिट की आपूर्ति बनाम मांग। वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर कार्बन क्रेडिट की आपूर्ति मांग से ज्यादा रही, जिसमें लगभग 1 अरब टन अप्रयुक्त क्रेडिट यानी अनरिटायर्ड क्रेडिट्स मौजूद थे। इसी के साथ आइए कार्बन प्राइसिंग यानी सीपी के संबंध में प्रमुख प्रावधान भी देख लेते हैं। वैश्विक स्तर की बात करें तो इसके अंतर्गत है UNFCCC का COP21 यानी पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6। यह अनुच्छेद सहयोगात्मक कार्बन मूल्य निर्धारण पद्धतियों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को सुविधाजनक बनाने के लिए आधार प्रदान करता है। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC ने COP29 में अनुच्छेद 6.2 और अनुच्छेद 6.4 के लिए अंतिम नियमों को अपनाया था। COP29 अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया था। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 6.2 में है सहयोगात्मक उपाय तथा अनुच्छेद 6.4 में है पेरिस समझौते का क्रेडिट तंत्र। बात करें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM की, तो यह आयातित उत्पादों से होने वाले उत्सर्जन की सीमा पर कार्बन मूल्य लागू करता है, जैसे यूरोपीय संघ यानी EU का CBAM। अब भारतीय स्तर पर किए गए प्रावधानों की बात करें तो उसमें है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023। यह योजना 2 तरह के तंत्रों का प्रावधान करती है। पहला है अनुपालन तंत्र। यह उन बाध्य संस्थाओं के लिए है जो GHG उत्सर्जन तीव्रता में कमी संबंधी निर्धारित मानदंडों का पालन करके कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र यानी CCS अर्जित करती है। और दूसरा है ऑफसेट तंत्र। यह उन गैर बाध्य संस्थाओं के लिए है जो ऐसी परियोजनाओं को पंजीकृत करवा सकती हैं जो उत्सर्जन में कमी या उसे समाप्त कर सकती हैं तथा उनके बदले में वे CCC अर्जित कर सकती हैं। खबर के अंत में आइए कार्बन मूल्य निर्धारण और उसके साधनों पर एक नजर डाल लेते हैं। कार्बन प्राइसिंग यानी सीपी की बात करें तो यह एक नीतिगत उपकरण है जो GHG उत्सर्जन पर लागत तय करता है ताकि अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाली गतिविधियों से होने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय नुकसान को दर्शाया जा सके। सीपी में 3 प्रणालियां शामिल हैं, जिसमें पहली है उत्सर्जन व्यापार प्रणाली जो सरकार चिन्हित की गई संस्थाओं द्वारा उत्पन्न GHG उत्सर्जन की मात्रा या तीव्रता पर एक सीमा निर्धारित करती है। दूसरी है कार्बन कर यानी सरकार चिन्हित की गई संस्थाओं पर उनके GHG उत्सर्जन के लिए शुल्क लगाती है। और आखिर में है कार्बन क्रेडिटिंग मैकेनिज्म। ऐसे क्रेडिट सृजित किए जाते हैं जिन्हें खरीदा या बेचा जा सकता है। ये स्वैच्छिक गतिविधियों के जरिए उत्सर्जन घटाने पर मिलते हैं। केंद्र सरकार ने वन अधिकार अधिनियम यानी FRA के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए FRA प्रकोष्ठों यानी FRA सेल्स को मंजूरी दी। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान यानी DAJGUA नामक केंद्रीय योजना के तहत वन अधिकार कानून को लागू करने के लिए अब तक 324 जिला स्तरीय FRA प्रकोष्ठों की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त विविध राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य स्तरीय FRA प्रकोष्ठों को भी मंजूरी दी गई है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और जिला स्तरीय FRA प्रकोष्ठों यानी FRA सेल्स के बारे में जानते हैं। इसका उद्देश्य वैधानिक समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप किए बिना FRA दावों से जुड़ी कागजी कार्यवाही और डेटा प्रबंधन में सहायता करना है। आपको बता दें कि इन प्रकोष्ठों के संचालन से जुड़े नियम धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान DAJGUA कार्यक्रम से तय होंगे। तात्पर्य यह है कि ये नियम अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 यानी साधारण रूप से वन अधिकार अधिनियम यानी FRA से तय नहीं होंगे। मुख्य कानून राज्य सरकारों को वन अधिकार दावों की प्रक्रिया के लिए फ्रेमवर्क बनाने का निर्देश देता है, जिसमें ग्राम सभा वन अधिकार समितियां यानी FRCs, उपमंडल स्तरीय समितियां यानी SDLCs, जिला स्तरीय समितियां यानी DLCs और राज्य निगरानी समितियां शामिल हैं। इसी के साथ आइए नए प्रकोष्ठों की स्थापना से जुड़ी हुई चिंताएं भी देख लेते हैं। इन चिंताओं में मुख्य कानून के दायरे से बाहर एक समानांतर FRA तंत्र का निर्माण तथा अधिक समितियां या प्रकोष्ठ जोड़ने से FRA कार्यान्वयन में संरचनात्मक मुद्दों का समाधान नहीं हो पाना शामिल है। इसके अलावा लंबे दावों की अधिकता के मुख्य कारणों में शामिल हैं उपमंडल और जिला स्तर की समितियों की कम बैठकें होना तथा मंजूर किए गए दावों पर कार्रवाई करने में वन विभाग द्वारा रुचि नहीं दिखाना। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए वन अधिकार अधिनियम FRA के तहत अधिकार जान लेते हैं जो अधिनियम में प्रदान किए गए हैं। इसमें भूमि का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके तहत वन भूमि पर 4 हेक्टेयर तक का अधिकार दिया गया है। आजीविका के तहत जीविकोपार्जन के लिए स्वयं खेती करने और रहने के अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा गौण वनोपज यानी MFP के अंतर्गत महुआ, तेंदुपत्ता, शहद,
लाख आदि एकत्र करने का अधिकार भी दिया गया है। इसके अलावा चराई के अधिकार के तहत पशुधन के लिए वनों में चराई की छूट दी गई है। साथ ही ANAG वनों की सुरक्षा और प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है और अन्य में सामुदायिक अधिकार जैसे पारंपरिक ज्ञान की रक्षा का अधिकार भी शामिल है। ये सभी अधिकार सुरक्षित व वंशानुगत हैं, यानी ये अगली पीढ़ी को भी मिलते हैं, लेकिन हस्तांतरणीय या विक्रय योग्य नहीं है। अगर व्यक्ति विवाहित है तो जमीन का मालिकाना संयुक्त रूप से पति पत्नी दोनों के नाम पर होगा। इसके अतिरिक्त वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कुछ मामलों में पूर्व मंजूरी से छूट दी जाती है। इसका अधिनियम मुख्य उद्देश्य वनवासियों और पारंपरिक समुदायों को सशक्त बनाना और उन्हें उनके अधिकार और सम्मान दिलाना है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टैक को मजबूत करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। यह घोषणा एग्री स्टैक पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान की गई है। इसमें किसान रजिस्ट्रियों और कानूनी उत्तराधिकारी प्रणालियों के विकास के लिए 4,000 करोड़ रुपए तथा डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। चलिए सबसे पहले डिजिटल कृषि मिशन यानी DAM के बारे में जानते हैं। यह मिशन 2024 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य किसान केंद्रित डिजिटल समाधानों के लिए एक मजबूत डिजिटल कृषि इकोसिस्टम बनाना तथा समय पर एवं विश्वसनीय फसल संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI जैसे एग्री स्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफाइल मानचित्र आदि के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इसी के साथ एग्री स्टैक के बारे में भी जानना जरूरी है। इसके तहत किसानों को आधार कार्ड के समान एक डिजिटल पहचान दी जाएगी जो राज्य के भूमि रिकॉर्ड, पशुधन स्वामित्व आदि से जुड़ी होगी। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग सुनिश्चित करने के लिए संघीय संरचना बनाई गई है। वहीं डिजिटल कृषि पर अन्य पहले जाने तो इसमें शामिल है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली 2024। यह भूस्थानिक और गैर भूस्थानिक डेटा को एकीकृत और मानकीकृत करती है। इसमें उपग्रह से प्राप्त मौसम संबंधी व मृदा संबंधी डेटा भी शामिल है। दूसरा, राष्ट्रव्यापी मृदा संसाधन मानचित्रण परियोजना। यह पहल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण यानी SLUSI ने शुरू की है। इसके तहत ग्राम स्तर पर मृदा का वर्गीकरण किया जाता है तथा डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण यानी DGCES का उद्देश्य संपूर्ण सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण यानी GCES प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और स्वचालित करना है। खबर में आगे बढ़ते हुए आइए सम्मेलन के अन्य प्रमुख परिणामों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। समझौता ज्ञापन यानी MOUs की बात करें तो महाराष्ट्र, केरल, बिहार और उड़ीसा राज्यों के साथ समझौते किए गए। राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति यानी NFWPIS के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने गठबंधन बनाया। इसका उद्देश्य किसानों को डिजिटल माध्यम से ऋण सेवाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है। इसके अलावा है डिजिटली वेरीफाइएबल क्रेडेंशियल्स यानी DVC या किसान पहचान पत्र। इसे डिजी लॉकर के साथ जोड़ा गया है। यह भूमि के विशेष खंडों और फसलों के लिए प्रमाणिक पहचान पत्र तैयार करने की सुविधा प्रदान करेगा। अगली खबर पर बढ़ने से पहले चलिए एग्री स्टैक के तहत रजिस्ट्रियां या डेटाबेस भी देख लेते हैं। सबसे पहले है किसान रजिस्ट्री। ये राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाई और संचालित की जाती हैं। ये किसानों से संबंधित व्यापक और उपयोगी जानकारी प्रदान करती हैं। दूसरा, भू संदर्भित ग्राम मानचित्र। इनका डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। ये खेत के स्तर पर सटीक डेटा संग्रह और भूखंड स्तर पर डेटा बिंदुओं का मानचित्रण करने में मदद करते हैं। और आखिर में है डिजिटल फसल सर्वेक्षण यानी DCS के माध्यम से बोई गई फसल रजिस्ट्री। यह गिरदावरी जैसी पारंपरिक विधियों की जगह लेती है। इसमें मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से सीधे खेत से फसल की जानकारी एकत्र की जाती है। रियासी, जम्मू कश्मीर में वनाग्नि की भीषण घटना घटी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में NH 144A के पास सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि वनाग्नि की चपेट में आ गई। घटना के बाद वन अधिकारियों तथा आपातकालीन सेवाओं द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वनाग्नि क्या है और इसके क्या कारण हैं। जब जंगल या उसके किसी भाग में अनियंत्रित तरीके से आग लग जाती है तो उसे वनाग्नि कहा जाता है। वन क्षेत्रों में यह आग वनस्पति के माध्यम से तेजी से फैलती है। इस वजह से पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान होता है। बात करें वनाग्नि के कारणों की तो इसमें सबसे पहले है प्राकृतिक कारण। बिजली गिरने तथा लंबे समय तक सूखा पड़ने की वजह से वनस्पति सूख जाती है, जिससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है आदि।
दूसरा है मानव जनित कारण, जैसे झूम कृषि जैसी पारंपरिक काटो और जलाओ कृषि प्रथाएं तथा लापरवाही बरतना यानी जलती हुई सिगरेट फेंकना, कैंपिंग के दौरान बिना बुझी आग छोड़ देना आदि। इनके अलावा है जलवायु परिवर्तन। मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण लंबे समय तक सूखा पड़ना, हीट वेव्स की आवृत्ति, तीव्रता और अवधि में वृद्धि होना आदि। बात करें वनाग्नि की रोकथाम और शमन के लिए मौजूदा उपायों की, तो इसमें है वनाग्नि रोकथाम और प्रबंधन योजना यानी FPMFS। यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित एक योजना है। यह राज्यों को वनाग्नि की रोकथाम, तैयारी और प्रबंधन में सहायता प्रदान करती है। तथा वनाग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना, इसका उद्देश्य समुदाय की भागीदारी और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से वनाग्नि की घटनाओं को कम करना है। और आखिर में है वन सर्वेक्षण इंडिया यानी FSI का फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम यानी FIRE 2.0। इसके तहत आरंभिक चेतावनी जारी करने के लिए MODIS यानी मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर और विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट यानी SNPP-VIIRS उपग्रह डेटा का उपयोग किया जाता है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार युवाओं में बुजुर्गों के प्रति सम्मान है, लेकिन वे उनसे खुद को जोड़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। हालिया जनसांख्यिकीय बदलाव और परिवार की संरचना में परिवर्तन की वजह से अलग अलग पीढ़ियों के संबंध भी बदल गए हैं। इस बदलाव की वजह से बुजुर्ग खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं और युवा अलग अलग अपेक्षाओं के कारण मुश्किलों का सामना करते हैं। उपर्युक्त समस्याओं को दूर करने के लिए दोनों पीढ़ियों के बीच यानी अंतर पीढ़ीगत प्रभावी संवाद आवश्यक हो जाता है। चलिए सबसे पहले अलग अलग विषयों पर युवाओं और बुजुर्गों की अलग अलग सोच जानते हैं। सबसे पहले है धारणा के स्तर पर भिन्न सोच। इसमें युवाओं की सोच है कि वे बुजुर्गों को बुद्धिमत्ता से जोड़कर देखते हैं, वहीं बुजुर्ग भावनात्मक रूप से खुद को उपेक्षित और आजादी में कमी महसूस करते हैं। दूसरा विषय है डिजिटल डिवाइड, जिसके अंतर्गत युवा यह सोचते हैं कि बुजुर्ग डिजिटल डिवाइस चलाना सीखने में रुचि नहीं रखते, वहीं बुजुर्गों का कहना है कि युवाओं में धैर्य की कमी है और वे किसी विषय के बारे में जल्दबाजी में व्याख्या प्रस्तुत कर देते हैं। अब तीसरा विषय है पारिवारिक बनाम पेशेवर तरीके से देखभाल। इसमें युवा अपने बुजुर्ग माता पिता की खुद से देखभाल करने की बजाय किसी पेशेवर को इसके लिए कार्य पर रखना पसंद करते हैं, वहीं बुजुर्ग बुढ़ापे में अपने परिवार के साथ जीवन जीना पसंद करते हैं। बढ़ती आयु में आकांक्षाओं की बात करें तो इसमें युवा परिवार या सेवा निवृत्त समुदायों के निकट स्वतंत्र जीवन यापन चाहते हैं, वहीं बुजुर्ग वृद्धावस्था में परिवार आधारित जीवन यापन चाहते हैं। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए अंतर पीढ़ीगत संवाद में बाधक तत्व भी जान लेते हैं। जनरेशन गैप परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स के अनुसार दो पीढ़ियों में अंतर केवल उम्र से नहीं बल्कि शिक्षा, निर्भरता और भावनात्मक दूरी से भी आता है। दूसरा, पीढ़ियों के बीच में संवाद में बाधक कारक। 76% बुजुर्ग और 74% युवा मानते हैं कि युवाओं की व्यस्त दिनचर्या सबसे बड़ी बाधा है। इनके अलावा है संवाद सहजता की सीमा। यह अलग अलग विषयों और अलग अलग रिश्तों पर निर्भर करती है। जीवन जीने से जुड़ी सलाह जैसे विषयों पर दोनों पीढ़ियों के बीच तुलनात्मक रूप से सहज रूप से वार्ता होती है, लेकिन करियर या शिक्षा की योजनाएं सबसे असहज संवाद मानी जाती हैं। खबर के अंत में अब दो पीढ़ियों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए की गई सिफारिशें भी समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत है बुजुर्गों की संवेदनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना। स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में इस विषय को शामिल करना चाहिए ताकि युवाओं में अपने बुजुर्गों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति विकसित हो सके, तथा युवाओं के नेतृत्व में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना। डिजिटल बड़ी कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। इसके तहत तकनीकी रूप से कुशल युवा बुजुर्गों को धैर्यपूर्वक डिजिटल डिवाइस का उपयोग करना सिखाएंगे। इसी के साथ समुदाय द्वारा संचालित वृद्ध जन सहायता केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें वृद्ध जनों को देखभाल की सभी सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इनमें भावनात्मक सलाह आदि भी शामिल होनी चाहिए। और आखिर में है अलग अलग पीढ़ियों के बीच मिलन कार्यक्रम संचालित करना। जैसे विजडम एक्सचेंज के तहत बुजुर्ग अपने पारंपरिक कौशल साझा करते हैं और युवा इन बुजुर्गों को आधुनिक ज्ञानों से अवगत कराते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल को 11 जून यानी उनकी जयंती पर देशवासियों ने याद किया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। वे बचपन से ही आर्य समाज के विचारों से गहन रूप से प्रभावित थे।
बात करें इनके मुख्य योगदानों की तो क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत ये 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र के माध्यम से लोगों की नजर में आए। इन गतिविधियों के तहत उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के लिए प्रतिबंधित किताबों का वितरण किया था। बात करें HRA की स्थापना की तो 1924 में उन्होंने सचिंद्र नाथ सान्याल और अन्य के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की सह स्थापना की थी। बाद में इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA नाम दिया गया था। इसी के साथ 1925 के काकोरी षड्यंत्र में राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती के सूत्रधार थे। वहीं जेल में रहते हुए बिस्मिल और उनके साथियों ने उन्हें राजनीतिक कैदियों के रूप में मानने तथा जेल की कठोर परिस्थितियों का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल की थी। नजर डालें उनके साहित्यिक कार्य पर तो उन्होंने बिस्मिल, राम और अज्ञात उपनामों से हिंदी एवं उर्दू में देशभक्ति कविताओं की रचना की थी और काकोरी मामले में एक विवादास्पद मुकदमे के बाद उन्हें 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। UN विमेन की एक नई फैक्ट शीट के अनुसार वैश्विक स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व की भूमिकाओं से महिलाएं हटती जा रही हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में केवल 22.9% कैबिनेट मंत्री महिलाएं हैं। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हुई एयर इंडिया फ्लाइट की दुर्घटना की जांच विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो यानी AAIB कर रहा है। AAIB की स्थापना 2012 में नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी। हाल ही में इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों से सामरिक व रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जल डमरू मध्य के माध्यम से होने वाले समुद्री व्यापार के समक्ष खतरा पैदा हो गया है। यह ओमान और ईरान के बीच अवस्थित है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT क्रिप्टो करेंसी जैसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी VDAs के माध्यम से कर चोरी और अघोषित आय के शोधन यानी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। VDAs वे डिजिटल परिसंपत्तियां हैं जो लेन देन के लिए ब्लॉकचेन या क्रिप्टोग्राफिक तकनीक का उपयोग करती हैं। पक्षियों के प्रभावी संरक्षण में सहायता के लिए पक्षी प्रजातियों की पहली एकीकृत वैश्विक चेकलिस्ट एविलिस्ट लाइव हो गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय पक्षी विज्ञान समिति और क्लेमेंट्स सूचियों की जगह लेगी व इसे सालाना अपडेट किया जाएगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिपकिला में बॉर्डर टूरिज्म गतिविधियां शुरू की। एक नए अध्ययन में सेप्सिस के मरीजों में मृत्यु दर कम करने में स्टेनिन की भूमिका पाई गई। सेप्सिस को पहले ब्लड पॉइजनिंग कहा जाता था। यह एक जानलेवा स्थिति है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किसी संक्रमण के प्रति जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देती है। इस वजह से शरीर में तीव्र सूजन हो जाती है। विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो यानी AAIB ने एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान के मलबे से ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। ब्लैक बॉक्स का उद्देश्य विमान की उड़ान के दौरान और दुर्घटना के समय की महत्वपूर्ण जानकारी को रिकॉर्ड करना है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का है बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।